नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, सेट प्रैक्टिस नंबर 17 है ये। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिया है तो 1 to 16 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ। ध्यान से दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस वही है जहाँ से आपके पेपर में एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, उसी टॉपिक से लिया गया है, इसलिए सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, और आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, जरूरी होता है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मॉक टेस्ट के बिना तो सब कुछ अधूरा है, पहले भी बता चुका हूँ। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन और आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है, और जो लोग मैपिंग किए हैं, मैपिंग से पढ़े हैं भाई, आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ पे एक जगह है, क्या नाम है इसका, बिल्कुल कोयना, महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है ये। बहुत पूछता है, महाराष्ट्र की जो है कोयना नदी है ना, कोयना नदी है, और इसी पर जो है यह बांध निर्मित है, कोयना बांध है, जिसके पीछे आप सबको पता है कि शिवाजी सागर झील का भी निर्माण हुआ है, और इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो कोयना बांध कोयना नदी पे, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके सामने, राणा प्रताप सागर। क्या मैं बोला हूँ, राणा प्रताप सागर पर जो है यहाँ पे साफ साफ बोला है कि विद्युत गृह स्थापित है ना। बिल्कुल, हाँ, कोटा में है, आप सबको पता है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पे है, राजस्थान के कोटा में, है ना, राजस्थान के कोटा में। और इसका लोकेशन आप सबको पता है भाई, हम लोग पढ़े हैं ना, गुजरात से ऊपर में यहाँ पे राजस्थान है, और यहीं पे है। किसके सहयोग से बनाया गया है, यह भी प्रश्न पूछता है, तो ये कनाडा के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, कनाडा के सहयोग से यह स्थापित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है कौन सा है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। जो लोग बी टिक कर रहे हैं, थोरियम हो जाएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा डेटा बताता हूँ इसका, जो कि प्रश्न यहाँ से पूछता है ना। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण जो नाभिकीय ईंधन है वो थोरियम है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, अगर करंट अफेयर से जोड़ के पूछा जाए डेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है ये कौन सा राज्य करता है थोरियम का। तो आप कहिएगा सर, ये राज्य का जो आपने डायग्राम बनाया इसका नाम है केरल। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य जो है सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन करता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है ऊर्जा का कौन सा है भाई। बिल्कुल कोयला है, आंसर बिल्कुल कोयला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार। बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहार स्पेशल का भी क्लास किए हैं वहाँ पे। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, चूना पत्थर के लिए, है ना। कैमूर का पठार बिहार के कैमूर। अच्छा, ये लोकेशन कहाँ पे है जरा सा देखिए भाई, बिहार का मैप है ये वाला, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसलिए तो मैं कहता हूँ जब भी आप जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है कैमूर दिखेगा, यहीं पे रोहतास दिखेगा, कैमूर यहाँ पे है, और कैमूर का पठार यहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा झारखंड और यूपी के साथ भी अपना सीमा साझा करता है, प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि ये वाला हिस्सा कैमूर है और यहाँ रोहतास है। ठीक है, तो ये जो कैमूर का पठार है रोहतास और कहाँ पे, कैमूर जिला में फैला हुआ है, बिहार के रोहतास। और ये चूना बहुत पूछता है, यह जो पठार है कैमूर का पठार किसके लिए, तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। बंजारी जगह का नाम है, आप सबको पता होना चाहिए, वहीं पर सीमेंट उद्योग है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि तारामडीह, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि तारामडीह में किस खनिज का खनन होता है। तराम या तुराम बोल सकते हो, कई जगह तुराम रहता है, इसलिए मैंने तुराम ही लिख दिया हूँ। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में तराम रहता है, कोई बात नहीं। ये झारखंड में है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा तुरामडीह बिल्कुल पूर्वी सिंहभूम का नाम जरूर सुना होगा, जो झारखंड में है। तो जाहिर सी बात है, यूरेनियम खनिज कौन सा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूरेनियम
खनिज उत्खनन किया जाता है, प्रश्न पूछता है तो माइंड में रख लीजिएगा ये झारखंड में है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में हीरे की खानें कहाँ है, हीरे की खानें कहाँ है भारत में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है, नाम सभी लोग जानते हैं इसका, है ना, मध्य प्रदेश में होगा, आप सबको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का पन्ना तथा सतना जिले हीरे के लिए कौन कौन सा, तो मध्य प्रदेश का अगर आप लोकेशन देखिएगा तो ये बीच भारत में है और यहीं पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो आप लोग का पन्ना हो गया और एक सतना, दोनों जिला देखा जाए तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाई लौह अयस्क, तो भाई ये जो केंद्रीय मुख है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैग्नीज के लिए आप देखेंगे, चलो यहाँ पे उल्टा ही कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और मैग्नीज के लिए आंसर आप सबको पता है ये कोरापुट संबंधित नहीं है, बल्कि कोरापुट में देखा जाए तो क्या होता है भाई, यहीं पे लिख देता हूँ, मैग्नीज नहीं बल्कि बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए, बॉक्साइड, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है ये, मैग्नीज के लिए नहीं। तो यही बी आंसर इसका हो जाएगा, बोला था कौन सा सही नहीं है। बाकी जो आप देख पा रहे हो, खितरी तांबा के लिए राजस्थान में प्रचलित है, और सिंगरेनी ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आप सबको पता ही होना चाहिए। अगला फिर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है भाई, सुमेलित करना है। देखो यहाँ पे राज्य का नाम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये खनिज उत्पादन जो है करता है अलग अलग राज्य, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये राज्य का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे उत्पाद खनिज है या फिर खनिज उत्पादन, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, खनिज उत्पादन जो राज्य है आपको। बेलाडीला कहाँ पे है भाई, कितने लोग बता सकते हो। तो बोला जा रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप सबको पता है कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, पहला वाला ही गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा भैया, अभी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में होगा, ये तो गलत था। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो कमान गुंडी ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, तो खनिज उत्पादन से संबंधित राज्य है। सिंहभूम झारखंड में है और मयूरभंज उड़ीसा राज्य में है। डायरेक्टली यहाँ से पूछता है, इसके बारे में मैंने जो पिछले टेस्ट करवाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे मॉक टेस्ट 1 to 1 दीजिए, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार में चर्चा किया हूँ सभी राज्य के बारे में। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी, अब देखो ये एक शब्द दे दिया, गोंडवाना यूबिन कोयला के भंडार की दृष्टि से क्या है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी, आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए दामोदर नदी घाटी गोंडवाना यूबिन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी में देखा जाए तो आपको पता होगा कि झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का, झारखंड का खासतौर पर झरिया, धनबाद, बोकारो, ये तीनों जगह, तीनों क्षेत्र झारखंड का है, और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो ये सभी क्षेत्र इसी में आते हैं, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है भाई, आप सबको पता है कि किस में होगा, तो ऊर्जा उत्पादन में होता है। संगमरमर है, संगमरमर क्या है भाई, तो बिल्कुल ये कयांतरित चट्टान, आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, आंसर क्या होगा, कयांतरित चट्टान। देखिए संगमरमर कयांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के किससे, तो कयांतरण से बनता है, कयांतरण से बनता है। कई बार तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है संगमरमर किससे बनता है, तो चूना पत्थर के, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, संगमरमर जब कयांतरित चट्टान से बनता है तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अपना रूप बदल देता है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कायदे से। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में क्या बोल रहा है, ये शब्द को पकड़िए, कह रहा है कि अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। बिल्कुल ये आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक बोल रहा है तो राजस्थान में हो जाएगा। देखो भाई, हाँ अभ्रक उत्पादन में, देखो भाई अब आपके मन में क्वेश्चन आता कि भाई अभ्रक उत्पादन सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश करता है, मैंने आपको मैप से बताया था, आपको पता होगा, है ना। आप ये सर आपने यहाँ बताए थे अदरक उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन आपने राजस्थान बताया है, तो भाई देखो आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है ना। तो 41%, लगभग 41-42% के आसपास में अदरक का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, लगभग 28% आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 28% राजस्थान करता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, अगर तीसरा पूछा जाए तो उड़ीसा कितना करता है, लगभग 17-18% करता है, ठीक है। तो ये डेटा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है खूब यहाँ से। चलिए तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है क्या बोला है तांबा का सर्वाधिक भंडार है। तांबा का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा इसका भी आंसर। देखो भारत में तांबा का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक जो भंडार है कौन सा बोल रहा है सर्वाधिक भंडार किसका, लौह अयस्क का। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन है लौह अयस्क का, बिल्कुल ये हेमाटाइट है। देखो भाई ऑप्शन के हिसाब से हेमाटाइट होगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वो सर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो राज्य करता है कौन सा, तो देखो भाई यहाँ भी ध्यान रखिएगा, हेमाटाइट का जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा यहीं पे एक राज्य है, आंध्र प्रदेश से सटा हुआ राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा करता है भाई, ध्यान रखना। उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ऊपर में झारखंड है और उसके बाद यहीं पे छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। आंसर क्या होगा, हेमाटाइट होगा, ठीक है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। बिल्कुल हम लोग छोटा नागपुर के जो पठार है किस क्षेत्र में फैला हुआ है पता है आपको, तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर, छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं हम लोग, भारत का रूर कहा जाता है। रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि खनिज से समृद्ध क्षेत्र है ये, ठीक है। तो रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को ही कहा जाता है। प्रश्न खूब पूछता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त जो है रॉक तंत्र है कौन सा। खनिज युक्त, बिल्कुल धारवाड़ की चट्टानें पढ़े हैं ना हम सभी लोग, धारवाड़ की चट्टानें। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त साइल तंत्र जो है ना कौन सा होगा, धारवाड़ सिस्टम है, धारवाड़ तंत्र है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पाया जाता है ना, तो इसमें जो अत्यधिकता होता है सोना का, लोहा का, मैग्नीज का, अभड़क का, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा सब प्राप्त किए जाते हैं। तो खनिज युक्त का मतलब सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है ना धारवाड़ के चट्टान से। आगे बढ़ जाते हैं भाई। भारत की जो है श्वेत क्रांति का जनक, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हो इस व्यक्ति को, इसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्यों, देखो भाई क्योंकि ये श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आप सबको पता होना चाहिए। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड, बहुत पूछता है, का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन और विवरण से। अगला प्रश्न है आपके सामने, थरपरकर जो है यहाँ पे प्रजाति पाई जाती है। देखो ये राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में पाया जाता है। ये जैसलमेर खासतौर पर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, तो उसके पश्चिमी हिस्से में। चलो आगे बढ़े, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है नाबी एमजी है भाई, नाबी एमजी क्या है। तो बिल्कुल गेहूं का एक जो है किस्म है ये, ध्यान रखिएगा। नाबी ये कई बार ना ये हिंदी में देता है आपको ऐसे करके, इसका बॉडी पे लिखा भी रहता है नाबी एमजी, कैपिटल में लिखा रहता है। ये गेहूं का एक किस्म है, ध्यान रखिएगा। ये रंगीन गेहूं होता है, नाभि द्वारा विकसित रंगीन गेहूं 3 रंगों में, खासतौर पे काला, नीला, काला नीला, काला नीला और बैगनी, ये 3 रंग इसका जो है बहुत प्रचलित है, इसलिए इसका नाम जो है नामी एमजी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से इनकी जो प्रमुख फसल है कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये अंगूर से संबंधित है, नाम से पता चल रहा होगा, ये अंगूर का किस्म है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, कहाँ से, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो भाई उसके भार में क्या होगा, भार बोल रहा हूँ, द्रव्यमान नहीं बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल उसका द्रव्यमान में, अब देखो यहाँ पे वस्तु को कहीं पे लेके जाओगे तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये एक लड्डू है भैया, मान लो कि ये लड्डू जो बना हुआ है कितनी बिंदी से, बिंदी मतलब बुनिया, बिहार में बुनिया समझते हो ना भाई, हम लोग बहुत खाते हैं। मान लो कि ये 20 बुनिया से बना है, 20 बुनिया से ये लड्डू बना है, तो 20 बुनिया से बना है, तो यही 20 बुनिया इसका द्रव्यमान हो गया है ना, द्रव्यमान हो गया। इसका भार क्या हुआ, तो मान लो कि जो लड्डू है सपोज दैट 100 ग्राम का है, तो ये इसका भार हो गया। तो भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा पर लड्डू को लेके जाएंगे तो इसका जो है ये कम हो जाएगा, ये 20 बुनिया से बना है तो 10 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो तो आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, मैंने आपको फिजिक्स में ये सब डुबा के पढ़ाया हूँ सारी चीज़ें। तो इसका क्या होगा भाई, आंसर जाहिर सी बात है बी हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा।
बहुत कायदे से पढ़े ना, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या है 1/6 होगा। तो यहाँ से नॉमिकल भी पूछेगा तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तिब्बत के पठार का या तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है भाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो आप कहिएगा सर 5 किलोमीटर है, पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा। राजाओं की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? तो आप कहिएगा मिस्र में। तो राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द किंग, वैली ऑफ द किंग, ये इजिप्ट में, मतलब कि मिस्र में नील नदी के पश्चिमी, नील नदी के पश्चिमी तट पर जो है स्थित है या पश्चिमी किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछता है बहुत कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है, पृथक मत होता है अलग करना, किसको अलग करता है भैया? अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से पढ़े हैं ना हम लोग बहुत कायदे से, यहाँ पे मैपिंग की है ना। तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? अंडमान को निकोबार से। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी बहुत कायदे से आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है आदर्श? लो आंसर बनाओ, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल आंसर डी होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस ताप में बादल तथा अन्य मौसमी घटना नहीं होता है। तो जहाँ पे मौसमी घटना नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग विमान अच्छे से उड़ा सकते हैं, बेसिक से बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बहुत पूछता है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम मतलब पूछता है सर्वप्रथम कब अधिनियमित किया हुआ था? ठीक है, कब अधिनियमित हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये 1781 नहीं बल्कि 1881 की बात है। इसी समय उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर यह जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया गया था 1871 ईस्वी में, उत्तर भारत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप सबको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह प्रावधान किया गया था। तो आंसर क्या होगा भाई? ठीक है, आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बहुत पूछता है क्वेश्चन। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध व्यवस्था को समाप्त किया गया था। प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध जो शासन व्यवस्था था उसे समाप्त किया गया था, केंद्र में लगाया गया था। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि प्रांतों में प्रांत में जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, प्रांत से मतलब होगा राज्य में। तो प्रांत में द्वैध शासन बहुत पूछता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है फ्रेंड्स, ये रखिएगा माइंड में। द्वैध शासन लागू कब किया गया था? तो 1919, आपको पता होना चाहिए, 1919 के अधिनियम आया था, उसी में जो है प्रांत में द्वैध शासन लगा दिया गया था। समाप्त कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव जो किया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है गलत। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे आंसर टिक कर रहा है, क्रिप्स मिशन बिल्कुल सही है। देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात हुआ था। तो ये सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, और आपको पता है कि क्रिप्स मिशन की मैं बात कर लूँ तो यह 1942 में आया था और इन्होंने जो है प्रस्ताव किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक साल, संविधान दिवस मनाया जाता है बिल्कुल 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और भारतीय संविधान की मैं बात कर लूँ तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है। तो 26 नवंबर 1949 का डेट पता है ना भाई, बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया था। 1949 ईस्वी को बन के, नहीं हम बोलते हैं कि अंगीकृत हुआ था। अब ये पूछता है क्वेश्चन बहुत, तो माइंड में रखिएगा। संविधान लागू कब किया गया था? तो ये आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित, 3 शब्द देगा। तो अगर ये तीनों शब्द आपको दिखेगा तो 26 नवंबर 1950 बोलना। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मर्पित किया गया था। बहुत पूछता है, और यही कारण है जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो प्रत्येक साल हम लोग 26 जनवरी को संविधान, मतलब कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संविधान प्रत्येक साल, संविधान दिवस हम लोग जो मनाते हैं ये प्रत्येक साल 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं तो आपने देख लिया। चलो, अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये हो जाएगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है, बताइएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। देखो भाई, नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता के बारे में प्रावधान आप सबको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राज संघ और राज्य के बारे में ये भाग कौन सा है भाई, तो बोल रहा है कि भाग 5 नहीं, भाग 6 है, जो कि गलत है। संघ और राज्य के बारे में भाग 8 में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में दिया गया है भाई, ठीक है ना, तो ये गलत था। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे और है नगर पालिका के बारे में, देखो कौन से भाग में है भाई, तो भाई आप सबको पता है कि भाग 9 का ए में है, 9 का ए हम लोग पढ़े हैं ना। और निर्वाचन के बारे में बात कर लूँ तो ये भाग 15 में है, आपको पता ही होना चाहिए। तो बहुत पूछता है, और मैं आपको बता दूँ संविधान के भाग कौन सा, तो भाग अगर मैं छठा की बात कर लूँ, भाग 6 की बात कर लूँ, तो क्या था उसमें, क्या प्रावधान है, कितने लोग बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताइए भाग 6 क्या कहता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर, दोबारा सुनिए मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, हाँ आंसर इसका बता दिया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन ना पूछते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना मैं बोल रहा हूँ, बहुत पूछता है आर्थिक योजना, ये समवर्ती सूची का विषय है, बहुत पूछता है मेरे भाई। देखो समवर्ती सूची में समाविष्ट संख्या 20 देखा जाए तो वो आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है, ध्यान रखना, ये पूछता है। योजना आयोग का गठन कितने ईस्वी में हुआ था, कितने लोग बता सकते हो, इसके स्थान पे कौन आया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, लो आ गया भाई, तो बिल्कुल ये जो आपको दिख रहा होगा शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है, ठीक है, और इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। तो ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। देखो भाई, कृषि पुलिस राज्य सूची के विषय के तहत, जबकि आपका रक्षा हो गया, वो रक्षा में बोला हूँ ना, रक्षा संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है, तो आपसे समवर्ती सूची बोला है, समवर्ती। अब देखो, जब प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, स्टार्टिंग में जो शिक्षा था ना वो राज्य सूची का विषय था, है ना, राज्य सूची का विषय था, ये बहुत पूछता है। लेकिन आप सबको पता है कि 42 नंबर का संशोधन किया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और इसमें अब क्या प्रावधान किया गया है कि भाई अब शिक्षा जो है ना ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ठीक है ना। समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलो, तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ये जो आप देख रहे हो पुलिस और कृषि, ये राज्य सूची का विषय है ना। रक्षा कौन सा सूची का, तो नाम से ही पता चल रहा, रक्षा कौन करता है, संघ करता है, केंद्र करता है, तो ये संघ सूची का विषय है, तो ये पूछता है, माइंड में रखिए। आगे बढ़ जाते हैं भाई, इसलिए पोल साइंस का प्रैक्टिस जाके कर लीजिएगा, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ आप लोगों को, और पढ़े भी हैं आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, है ना, कौन सी स्वतंत्रता का संघर्ष वर्णन नहीं है, ये पूछता है, बिल्कुल डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर्थिक स्वतंत्रता की जो है यहाँ पे चर्चा नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते, बाकी यहाँ पे विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, यह सब है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो बिल्कुल संप्रभुता है भाई, संप्रभुता राज का प्रमुख 4 तत्व है। कोई देश राज्य कब कहलाएगा, कोई भी देश राज्य को दर्जा कब मिला है भाई, तो इसमें 4 तत्व शामिल है। पहला तत्व क्या है भाई, तो यहाँ पे बहुत पूछता है, तो भाई पहली बात यहाँ पे जनसंख्या होना चाहिए उस देश का, ठीक है भाई, जनसंख्या। दूसरी बात जाहिर सी बात है क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल भी भारत में है। तीसरी बात है संप्रभु होना चाहिए भाई, वो भी है, लो, और आप यहाँ पे कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। चौथा तत्व कौन सा इसमें शामिल है, तो भाई जाहिर सी बात है जनता अपने सरकार को अपने मत से चुनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब राज के कैटेगरी में आता है, हालांकि ये सब मैं आपको बहुत से पढ़ा चुका हूँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल ग्रेट ब्रिटेन, यूके हो जाएगा ना, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है, सुशासन हम लोग किसे कहेंगे, नहीं कहेंगे, बोला कि नहीं, तो जवाबदेही ये तो है, पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार को भी जवाब देना होता है, लेकिन ये इंडिया में कहीं ना कहीं सुटेबल हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कानून का नियम, तो ये सुशासन की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो
लाल फीताशाही की बात कर लो तो ये सुशासन का रूप नहीं है। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता, ये सब सुशासन की विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर जो है शंकरशन एवं वासुदेव दोनों अंकित है? बहुत पूछता है, बिल्कुल डी हो जाएगा, है ना। थोकलीज हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये थोकलीज अफगानिस्तान के ए खानम से थोकलीज के सिक्के प्राप्त है, जिन पर वासुदेव मतलब कृष्ण और शकर्षण का चित्र आपको दिखेगा। आगे बढ़ जाते हैं। कुषाण शासक जिसका नाम था कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कौन से सन में? बिल्कुल 78 AD में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा खारबेल का नाम जुड्डा है। जुड़ा है मतलब ये जुड़ा है, ये हो जाएगा जुड़ा है। किससे जुड़ा है? कौन से अभिलेख से? बिल्कुल हाथी गुफा अभिलेख से, हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं ना हाथी गुफा अभिलेख से। चलो अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है भैया? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। किसने कहा है? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना, इनकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को भारतीय का नेपोलियन कहा है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा राजवंश, अब देखो हून के आक्रमण से अत्यंत जो है विचलित हुआ था। जब हून विदेशी थे तो आक्रमण किया था, तो जाहिर सी बात है गुप्त हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ, और स्कंद गुप्त के हाथों देखा जाए तो वे बुरी तरह से परास्त हुआ था। स्कंद गुप्त से दोबारा सुनिए, स्कंद गुप्त नाम था, स्कंद गुप्त के हाथों हून लोग पूरे तरीके से परास्त हो गया था, हार गया था। और यह आक्रमण एक जो है धावा मात्र रहा, और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कारण ये है कि स्कंद गुप्त हूनों को पराजित कर दिया था, भगा दिया था। किंतु एक बात ध्यान रखना, परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था, है ना। हून आक्रमण आपको पता होना चाहिए। तो स्कंद गुप्त को जैसे ही मृत्यु हो जाता है, स्कंद गुप्त का जो है लगभग 5वीं में, कब? तो ये 5वीं सदी के आसपास में मृत्यु होता है, और 6ठी शताब्दी के आरंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये गुप्त के समय में ऐसा किया था, जैसे ही स्कंद गुप्त का मृत्यु होता है तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में वो कर लेता है कब्जा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, तो ये कहाँ पे है भाई? तो पाटलिपुत्रा में है। तो वो चीनी यात्री थे फाहियान, गुप्त काल में भारत आया था, उसने जो है पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है, बहुत पूछता है, और वहाँ के अस्पताल की चर्चा किया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? तो प्राकृत बोलते थे, ध्यान रखिएगा। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक क्या है? शंकराचार्य है भाई, ध्यान रखना। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कश्मीर के अकबर नाम से, बिल्कुल सुल्तान जैनुल आबिदीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग पहले भी किए हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? सबसे पहले कौन हराया था गौरी को? डेट पता है ना? 1178 ईस्वी की बात है भैया, ठीक है। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय, जिसे हम लोग भीम द्वितीय के नाम से जानते हैं, क्या? मूलराज द्वितीय को हम लोग भीम द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया था, गौरी को हरा दिया था। और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी, पहली हार थी, जो कि भीम द्वितीय से कब? तो 1178 में भिरंत हुआ था, ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, भीम द्वितीय, ठीक ना। भीम द्वितीय का एक और नाम था मूलराज द्वितीय, कई बार देखा तो ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कौन सा दास होगा? बिल्कुल बख्तियार खिलजी का नाम जरूर सुना होगा आपने। तो भैया मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना है ना, बख्तियार खिलजी। ये इन्होंने 1193 में, डेट ध्यान रख लीजिएगा, 1193 से लेके 1202
कि मध्य बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर दिया था। आप सबको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने का भी इनके मन में था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल जिसका नाम था अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। उनका ध्यान रखना, दोस्त बोल सकते हो या कोतवाल बोल सकते हो। इसका नाम था अलाउल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था, ठीक है ना। तो किसके कहने पर त्याग दिया था ये भी पूछ सकता है, तो माइंड में रख सकते हो। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है भाई, मूर देश की यात्री, मूर देश की यात्री, मूर देश की यात्री समझ रहे हो ना। मूर देश में मोरक्को बोल रहा हूँ, मोरक्को को मूर, उस टाइम का नाम मूर था। मोरक्को यात्री कौन था? ये तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भाई जाहिर सी बात है किसके शासनकाल में आएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, ठीक है। बहुत पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। 1333 की बात है, 1333 से 1347 की बात है, इसके बीच में यहाँ पे नाम था ये, ठीक है। ये मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था ये, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से? 1325 से 1351, ये 1333 में आता है ना। एंट्री करता है। दिल्ली का काजी भी इसे नियुक्त किया था। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, तो बड़ी पोस्ट पे उसे नियुक्त किया था। बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे इब्न बतूता। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था रहला नामक पुस्तक पे चर्चा बहुत सारी चीज़ की है। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरीय होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत पूछता है। तेज बहादुर शपरू का नाम आपने जरूर सुना होगा भाई, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने नालंदा में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? आज भाई बिल्कुल मौलाना मोहम्मद अली राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए बहुत पूछता है, तो देखो 10 जून की बात है, 10 से लेके 24 जून 1930 की बात है भाई। कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित किया गया। तो राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में देखा जाए तो 89 प्रतिनिधि थे। कितना? तो 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख थे तेज बहादुर शपरू, ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, ये कुछ व्यक्ति थे। होमी मोदी भी इसमें था, जयशंकर था, RM जयशंकर, भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह, ये सब पूछता है। ये सब ऑलरेडी मैं इस टेस्ट में दिया हूँ, तो लिख दिया हूँ, आप एक बार देख लेना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ ठहरे थे? लो, ठहरे कहाँ थे ये प्रश्न पूछ दिया। बिल्कुल फिंगले हॉल में, देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये भी पूछ लेता है, पहले डेट ध्यान रखना। ये तो 7 सितंबर की बात है, 1931 की बात है भाई। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 में चला, आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछता है। लंदन में रुका था, लंदन के फिंगस्ले हॉल में महात्मा गांधी ठहरे थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, ये भाई पटना में हुआ था। नाम क्या बोल रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पटना में हुआ था भाई। कब हुआ था? तो मई 1934, ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस बिल्कुल ये अप्रैल 1946 पे जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो अप्रैल 1946 में राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये दे, जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, जब जेल में थे, आप सबको पता है। पटना के बांकुपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति को आलोचना और जयप्रकाश रिहाई की मांग किया गया था 1946 में। अगला प्रश्न है भाई, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, तो जिसके द्वारा उपचार किया जाता है, बिल्कुल सी हो जाएगा, विशेष प्रकार के कैंसर का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठक वाला हृदय होता है? किसमें होता है 3 कोष्ठक, 3 चैम्बर किसमें होता है? तो मेढक में 3 चैम्बर होता है, बहुत पूछता है भाई, तो ध्यान रखना। मेढक हो गया, सांप हो गया, लिख दो क्या? लिख देता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। मेढक, सांप
एक और लिख देता हूँ छिपकली, बहुत पूछता है। छिपकलियों, छिपकलियों में जो है 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर, ठीक है ना। मछली अगर बोला तो मछली में 2 प्रकोष्ठ होता है, 2 प्रकोष्ठ बोला, 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर मतलब 2 हृदय होता है, ऐसे बोल सकते हो। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है, 3 कोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है, मेढक, सांप, छिपकली। मानव में भी कितने चैम्बर होता है, कितने लोग, मानव वाला बताइएगा। बंदर, मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है, मानव में कितने होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मानव में कितने। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है, लीमा पेरू में है भाई, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, WHO का पूछ रहा है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, लो ऑप्शन में है तो चिट्ठी का, उसका शरीर देखिएगा, चिट्ठी का मूड़ी देखिएगा, बड़ी बड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, कार्बन किसमें मिलेगा, ये पूछ रहा है। बिल्कुल लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है क्या, ऑप्शन के हिसाब से लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोयला लिग्नाइट है, उसमें कार्बन, लिग्नाइट में देखा जाए सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होता है ना एंथ्रोसाइट में, लगभग 85%, बिटुमिनस में लगभग 45 से 85%, सब बिटुमिनस में 35 से 45%, लिग्नाइट में 20 से 25%, कभी कभी 30% भी रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन इसी में होगा, कोयला में, लिग्नाइट में। पेंसिलिन का लीड है, ग्रेफाइट का बना होता है तब तो आप पेंसिल में लिख पाते हो, पेंसिलिन में बोल देखा, पेंसिल होगा, मैं चाहता हूँ। अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केबल कार्बन से बनाया हुआ है, कार्बन से, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ग्रेफीन इज द राइट आंसर भाई। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, तो भैया बढ़ता है फिर घटता है। बीपीएससी इसका जवाब कभी कुछ देता है कभी कुछ देता है, जैसे एमपीपीसीएस क्या बोलता है कि ये बढ़ता है, ये जवाब देता है, ठीक है ना। क्योंकि लोहे का भार, जंग लगेगा तो भार बढ़ेगा, लेकिन झड़ जाएगा तो भार घटेगा, तो आंसर सही ये होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेटिव करंट को, प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव, मतलब अल्टरनेटिव को शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखते हैं ना, तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट में एसी को, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन करता है कन्वर्ट, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन करता है, तो आप कहिएगा सर ये काम है रेक्टिफायर का, तो रेक्टिफायर का ये काम होता है, ध्यान रखना बहुत पूछता है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो रेक्टिफायर किधर है भाई, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब भैया सर इन्वर्टर का काम क्या होता है भाई, तो इन्वर्टर का काम क्या होगा, एक विद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा को मतलब कि डीसी को किसमें, एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में करना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो भाई ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अल्टरनेटिव करंट को, एसी को क्या करेगा, कितने लोग बता सकते हो, ट्रांसफार्मर का काम है एसी करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति और उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करता है। ट्रांसमीटर बताइए आपको, चलो आगे बढ़ जाते हैं, को इतना टाइम दूंगा तो हो गया। अगला प्रश्न है भाई, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर पर प्रयुक्त होता है ये पूछा है, तो डी हो जाएगा, ये एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, डी। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप प्रयोग होती है, तो टंगस्टन होता है ना, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य के लिए शेर नहीं शोर है, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होता है ना, शोर है ना, बड़ी हल्ला गुल्ला होता है तो कितने डेसिबल, तो ये 30 से 60 डेसिबल के आसपास में होता है, तो जो आपके आंसर में है तो देख सकते हो, शोर शराबा सुनने वाला होता है वो होता है इतना तेज बातचीत में 30 से 60 होता है, लेकिन शोर गुल जो होता है ये लगभग 85 डेसिबल जो ऑप्शन के हिसाब से वही 80 डेसिबल से ऊपर मान सकते हो। पराशरभ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, बहुत कायदे से साउंड वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आप सबको पता है कि पराशरभ हम लोग उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव, जिसे अल्ट्रासोनिक वेव नहीं अल्ट्रा सोनिक साउंड हम लोग इसे कहेंगे, जिनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक उनकी आवाज़ होगी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि तरंगे के लिए क्या चाहिए, माध्यम की जरूरत पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है, तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण के रंग बनते हैं और ये है, तो आपने पढ़ा है ना प्राइमरी कलर हम लोग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर RGB, बहुत कायदे से हम लोग पढ़े हैं RGB, तो रेड ग्रीन ब्लू, हिंदी में हरा, लाल हरा और नीला। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। अफीम का मुख्य अवयव कौन है भाई, अफीम का मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल ये मॉर्फिन हो जाएगा राइट आंसर। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है ना, सौर ऊर्जा को, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया मत करिएगा, वो सेल वाले में कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आय तथा उत्पाद विधि एक साथ व्यय विधि जोड़ा गया। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, और ये 1967 की साल है, माइंड में रखिएगा। भारत में रोजगार संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है भाई, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, बी हो जाएगा। भारत सरकार में देखा जाए तो CSO, देखो भाई हालांकि यह मर्ज करके क्या कर दिया गया है, कितने लोग बता सकते हो बताना कमेंट सेक्शन में। स्वतंत्रता पूर्व दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था, बहुत पूछता है, तो 1968 में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियां है, सेवा क्षेत्र में तो परिवहन, संचार, बैंकिंग ये सब आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो परछन बेरोजगारी हम लोग कब कहते हैं, जब अल्प रोजगार मिलते हैं तब कहते हैं, ठीक है ना। योजना आयोग का गठन किया गया था, सबको पता है 1950 में, और डेट पूछा जाए तो डेट ध्यान बोल दीजिएगा कि भाई ये मार्च महीने की बात है, जब मार्च महीने की बात है तो सर आप 15 मार्च समझ लो, 1950। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का पर जो है 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बिल्कुल ओडिशा राज्य में किया गया, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा आंसर। किस देश ने तीसरा साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो भारत ने भाई जीता है, ध्यान रख लीजिएगा। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये हालांकि हाल ही में चर्चा में था, तो केरल राज्य में है। फरवरी 2025 में भारतीय प्रतिभूति और सेबी जिसे हम लोग कहते हैं विनियम बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांत पांडे का नाम आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है, ये पूछा है, तो जिसे हम लोग नशम SR कह सकते हो, नौसेना एंटी शिप मिसाइल, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी योजना शुरू की है, बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चोलना इक्कन जनजाति, नाम से ही पता चल रहा होगा, चोलना इक्कन, अब देखो दिमाग भी लगाओगे, चोलना इक्कन मैंने आपको इडुक्की पर बोला था, इस तरीके से ये भी चोलना इक्कन जो है ये केरल राज्य में है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, तो अभी झारखंड का नाम आपने सुना होगा, कुछ दिन न्यूज में था, तो झारखंड। सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किस शहर में करेगा, तो नोएडा, यूपी नोएडा। आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है भाई, तो आप सबको पता है, बी हो जाएगा, इजराइल इज द राइट आंसर। खबर में रहा मणिकर तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है, डी हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं, हिंदी का एक दो भी क्वेश्चन घुसा दिया हूँ। निम्न में से उचित शब्द का चयन करना है, कर लीजिए, तो औद्योगिक सही लिखा हुआ, बाकी गलत है। किस शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है ना, स्पेलिंग अशुद्ध है, तो भुक्खर देखो ये अशुद्ध है, बाकी ये जो है लंगर सही है, बुझक्कर ये भी सही है, कोकन ये भी सही है, भूखंड गलत है, भूखंड कैसे लिखते हैं, सॉरी भूखंड नहीं है, भुक्खर है, भुक्खर भुक्खर भूखर, भुक्खर अशुद्ध है, भुक्खर ऐसे लिखते हैं, लिख दूं ऐसे, भू अधा क ख बड़ा ड, ऐसे लिखते हैं भुक्खर। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है भाई, पर्यावरण से अभिप्राय क्या होगा, तो आप सबको पता है ये सबसे अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं की प्रकृति, दुनिया जो इलाके के चारों ओर अस्तित्व है, ये भी है, ये भी है, ये भी, आंसर सभी हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या है, तो सतत विकास के लिए आवश्यक भी सभी है भाई, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, और निर्धनता को जो है घटाना, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर ठीक हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए,
सारे टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसको दीजिए, देना जरूरी है। मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी टेस्ट करवा रहा हूँ, उसको दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा कोई भी सेक्शन कमजोर रह गया है तो बैच में आ सकते हो, बहुत नॉमिनल फ़ी है। जो भी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे 7319924130 पे कॉल कर लीजिएगा, जो कि CGL4 और ADO दोनों को एक साथ में कंबाइंड बैच करवा रहा हूँ, उसका वैलिडिटी CGL4 तक है। तो आप लोग आ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो भाई, इसका PDF सभी लोग प्रिंट आउट करवा लेना, एक्सप्लेनेशन पूरे डिटेल में है, पूरे विस्तारित रूप में है, तो आप कर लीजिएगा, बोनाफाइड बन जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।